बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और इसके अलावा भी उसकी छत पे पता नहीं कहाँ से वो पत्थर आए। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी बिल्कुल उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़े रहे। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे पे नैब ने अगर मुझे बुला ही लिया था, अगर एक मुज़िगा खेज़ इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, ये मेरे पास उनकी प्रेस रिलीज़ पड़ी है, ये सॉरी इनकी जो कॉल अप नोटिस है ये पड़ा है, ये मुझे परसों मौसूल हुआ है, परसों। और मीडिया के ज़रिए बड़े चालाकी के साथ बग़ैर ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लाए हुए मीडिया को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की, और ये इशारतन ये कहने की कोशिश की गई, जो रंग उसको मीडिया पे दिया गया नैब की तरफ से अनऑफिशियली, कि शायद कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। एक सेकंड ज़रा सुनिए। The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in फलां areas, मोज़ा सुल्तान के, मोज़ा मल, लखोवाल and मोज़ा बदोकी सानी, district Lahore, and in this regard you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the मोज़ा, year-wise breakup, sources of funds जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes। ये नोटिस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था। और अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद था। क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी हुई थी। मैं अब वो कहना नहीं चाहती। तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना एक मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब है, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी
आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगे हमने बुलाया था, वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राणा साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरियम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने, वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मुहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी। और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का, इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद, नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। नैब को तो अब खुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा, उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के ज़रिए मुखालिफिन को की जोड़ तोड़ की, सियासी जमातों की उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हुकूमत की मदद की। अभी मीर शकील और रहमान साहब का आप केस ले लें, एक वज़ीर मौसूफ फरमा रहे थे कि मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि मीर शकील और रहमान साहब को छोड़ दें। तो मीर शकील और रहमान साहब को, जिनको 140 दिन हो चुके हब्से बेजा के अंदर, उनको क्या इमरान खान साहब ने पकड़ा है? उनको तो नैब ने पकड़ा है। और क्या इमरान खान के कहने से वो नैब उसको छोड़ देगी? तो ये हालत ज़ार है नैब की, जिसमें मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनका असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए। नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशतगर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पर बात की जाए कम है। लेकिन बात यह है कि ये मेरे पे पहला दूसरा मुकदमा नहीं है, ये मेरे पे तीसरा मुकदमा है। और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर दूसरा मुकदमा इतना वो था मजबूत था तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। एक इंकशाफ आज मैं यहाँ कर दूँ कि जिस रेफरेंस के अंदर या जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने मुझे पिछले साल पकड़ा था नैब ने, और तकरीबन 60 दिन में उनकी मेहमान रही थी, पहली पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में पहली खातून सियासतदान जो नैब की मेहमान रही है। और उस वक्त उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे कहाँ रखें, क्योंकि उनके पास ख़वातीन को रखने का कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो जो जिस मुकदमे में मुझे पकड़ा गया, क्या आप जानते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो रेफरेंस 1-1.5 साल के बावजूद आज तक नहीं बन सका?
इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे 60 दिन रखा और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए, मुझसे पूछते रहे। वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे पूछते रहे कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, वहाँ आपकी कितनी से है, मुस्लिम लीग नून में मशावरत का क्या अमल है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। पोलो कोएलो के ऊपर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं। मैं अगर नहीं पूछा तो मुकदमे के बारे में चीज़ें नहीं पूछी। और वो मुझे समझ आती है कि 2018 में जब मुझे अरेस्ट किया, क्यों किया? इलेक्शन आ रहे थे, नवाज शरीफ को अरेस्ट करना और मरियम नवाज को अरेस्ट करना तो ज़रूरी था, उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। वो धांधली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। समझ आ गई मुझे तो कोई उसमें शक ही नहीं था कि मुझे क्यों पकड़ा उस वक्त। पिछले साल मुझे क्यों गिरफ्तार किया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, वो भी समझ आती है कि एक के बाद एक मेरे ऐसे ज़बरदस्त जलसे हो रहे थे कि माशाल्लाह अवाम की एक लहर उठ रही थी, एक राय बन रही थी, एक तूफ़ान आ रहा था जिसको रोकना ज़रूरी था। और 8 तारीख को कश्मीर में मेरा जलसा था। कश्मीर पे हम अभी बाद में आते हैं। कश्मीर पे मेरा जलसा था और 6 तारीख को मुझे, जब मैं मियाँ साहब से मिलने, अपनी हफ्तावार मुलाकात के लिए मैं उनसे मिलने जब कोट लखपत जेल गई, तो वहाँ मैं मियाँ साहब के साथ मुलाकात कर रही थी। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तो मुझे वो जेलर साहब आके कहते हैं कि आपको बाहर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। तो मैंने पूछा क्यों? बस मैडम ये इस तरह से मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ। मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस आती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो इतने में नैब जेल के अंदर घुस आई, जिस कमरे में मैं और मियाँ साहब मौजूद थे। वहाँ आकर मुझे मियाँ साहब के सामने उन्होंने गिरफ़्तार किया और मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो छोटी है उम्र की, वो रोने लगी। मियाँ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे गिरफ़्तार किया और मैं उनको कहती रही कि आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। मुझे नैब ले गए। लेकिन अब आज गिरफ़्तार करने का या आज मुझे नैब में बुलाने का 1 साल बाद अचानक उनको क्या ख्याल आया? आज तो कोई जलसे रैलीज नहीं हो रही, आज तो कोई सर पे इलेक्शन नहीं है। तो उस पर मैं सोच रही थी कि आज अचानक कौन सी कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ गई है कि इनको ये करना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा फिर से। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये खौफ जो आजकल इनके इंटरनल सर्वेज हो रहे हैं, जिनकी खबर ये मीडिया को तो रिलीज़ नहीं करते, लेकिन सर्वेज़ की खबर हम तक भी पहुंचती है। तो उन सर्वेज़ में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और पंजाब के अंदर स्पेशली सर्वेज हुए हैं, ये उससे बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं। और उसके बाद इनको नवाज शरीफ का हर बार इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो पंजाब से उनको उनके सर्वेस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। तो ये वो खौफ है। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि
इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नज़र आती है। Thank you.